एंट्री होती है अगस्त की, इसलिए चुपचाप उसे वहां से निकलना पड़ता है। कुछ देर बाद अब शिन सबको अपने घर लेकर पहुंचा, जहां वो अपने दादू और दादी को सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हुए कहता है हो सकता है कि कर्ट दोबारा सिसिली को परेशान करने की कोशिश करे, इसलिए मैं सिसिली के यूनिफॉर्म पर अपना वाला डिफेंस मैजिक यूज करना चाहता हूँ। तो वो उसे कहते हैं क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुमने जो अपने यूनिफॉर्म के ऊपर मैजिक इस्तेमाल किया उससे वो अब इतना कीमती हो चुका है कि उसकी कीमत का अंदाजा लगाना ही बहुत मुश्किल है, इसे सभी से छुपाए रखना बहुत ही जरूरी है। ये सब जानने के बाद सिसिली भी अब इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ऐसा करने पर वो बस शिन का फायदा उठाएगी और कुछ नहीं। इसी बात के ऊपर अब इन लोगों की काफी देर तक ऐसी चर्चा चलती है और आखिर में फाइनली सिसिली को मनाने के बाद शिन डिसाइड करता है कि वो सभी के यूनिफॉर्म के ऊपर अपना मैजिक अप्लाई करेगा। उसके अंकल डिस उसे कहते हैं देखो शिन तुम्हारा जो ये मैजिक है वो बहुत से ज्यादा पावरफुल हो चुका है, अगर इसके बारे में हमारे मिलिट्री को पता चला तो इससे एक वॉर भी हो सकती है। अब जब सब जाने लगे तो शिन सिसिली से कहता है तुम कल से स्कूल अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि अभी भी इसका खतरा टला नहीं है, वो शायद तुम्हें नुकसान ही पहुंचा सकता है। शिन तब सबको अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करके दिखाता है, जो देखो सबके होश उड़ चुके थे, क्योंकि आज से पहले इन लोगों ने इस तरह से मैजिक का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा था। सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिन, मारिया और सिसिली तीनों ही एक साथ स्कूल जा रहे थे। चलते चलते ये दोनों आपस में बातें करने में इतने खुश जाते हैं कि मारिया को तो बिल्कुल भूल ही गए। थोड़ा सबर नहीं हो रहा क्या तुम लोगों से, रोड पर ही सारी बातें करनी है। तीनों जब स्कूल पहुंचे तो एक न्यू स्टूडेंट से मिलते हैं जिसका नाम है एलिस, और ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी अपने फर्स्ट डे क्लास के लिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि टीचर उन्हें पूरे स्कूल का टूर देते हुए बताते हैं कि ये स्कूल दो हिस्सों में बटा है, एक जिसमें तुम सबकी रेगुलर क्लासेस चलती हैं और दूसरा वो जहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल, लेबोरेटरी और स्टडी ग्रुप्स हैं। यहाँ काफी सारे ग्रुप्स हैं जैसे कि अटैक मैजिक, लाइफ स्टडी, बॉडी लैंग्वेज और भी बहुत सारे स्टडी ग्रुप्स। पीछे खड़ा ऑगस्ट का बॉडीगार्ड जूलियन कहता है अगर मुझे प्रिंस के साथ न रहना होता तो मैं जरूर बॉडी लैंग्वेज ग्रुप में होता। अरे इसमें क्या है, तुम चाहो तो अभी भी रह सकते हो, क्योंकि तुम लोग तो जानते ही हो इस मैजिक एकेडमी के अंदर मेरी कोई रॉयल्टी नहीं चलती। असल में यार बात यह है कि इस ऑगस्ट को अपने बॉडीगार्ड से पीछे छुड़ाना है, बड़ी चालाकी से काम निकलवाता है सभी से। एलिस तब शिन से पूछती है कि आखिर तुम कौन सा स्टडी ग्रुप चुनोगे, तो वो मना करते हुए कहता है कि नहीं अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं। अरे वैसे तुम चाहो तो अपना भी एक ग्रुप बना सकते हो। ये सुन के बाकी स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि अगर शिन खुद का कोई स्टडी ग्रुप बनाएगा तो हम लोग भी उसमें ज्वाइन होना चाहेंगे। ग्रुप स्टार्ट करने के लिए 5 से ज्यादा मेंबर्स और एक फैकल्टी एडवाइजर होना चाहिए। और हाँ शिन तुम चाहो तो मैं भी एडवाइजर बन सकता हूँ। जिसके बाद सब लोग बस इसी बात पे चर्चा करना डिसाइड कर देते हैं कि इस ग्रुप का नाम क्या होगा, और फाइनली वो लोग एक नाम चुनते हैं, अल्टीमेट मैजिक स्टडी ग्रुप। सबके सब बस खुद ही फैसला करने में लगे थे, शिन की तो कोई सुनता भी नहीं। अब शाम के वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर महल के अंदर अंकल डिस के साथ कुछ लोग बैठकर डीमंस के इस फैलते आतंक के ऊपर मीटिंग कर रहे होते हैं। असल में पिछले 1 साल के अंदर इन डीमंस की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लोग धीरे धीरे सामने आते हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई है जो नहीं चाहता कि लोगों का ध्यान इन डीमंस के ऊपर जाए, इसलिए यहाँ बैठे कई लोगों का मानना था कि इन डीमंस को आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है। तो इस तरफ इधर कर्ट के डैड को दिखाया गया जो कि उसके ऊपर काफी गुस्सा हो रहे थे। तुमने आखिर समझ क्या रखा है, तुम अकेडमी में अपने फैमिली का नाम कैसे यूज कर सकते हो, तुम्हारी वजह से मुझे किंग ने बुलाया था। अगर तुम भूल रहे हो तो मैं याद दिला दूं कि उस मैजिक एकेडमी के अंदर हमारी कोई रॉयल्टी नहीं चलती। आखिर आप मुझे क्यों डांट रहे हैं, ये सब उस शिन की वजह से हुआ है। अब तो उसने मेरी फियांसे को भी मुझसे दूर कर दिया। कर्ट से सब और बेतुकी बातें सुन के उसके डैड उसे एक पंच मार के वहीं पे सुला देते हैं और उसकी हरकतों की वजह से सजा के तौर पर उसे ले जाकर एक रूम में बंद करवा देते हैं। इसके बाद अगले दिन अकेडमी में इन सबको भी ये बात पता लगती है कि कर्ट के डैड ने उसे एक रूम में बंद करवा दिया है। तुम लोग को इसके बारे में कुछ पता है क्या कि कर्ट ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है। तो अगस्त के दोनों बॉडीगार्ड थॉर और जूलियन उसे बताते हैं कि हम लोग कर्ट के साथ मिडिल स्कूल में थे, उस टाइम उसका बर्ताव ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जब से उसने मिस्टर स्ट्रॉन्ग के लैब में जाना शुरू किया तब से ही वो इस तरह घमंडी हो गया है। दरअसल बात यह है कि काफी सालों पहले मिस्टर स्ट्रॉन्ग को उसके एम्पायर से निकाल दिया गया था, लेकिन तब उसे हमारी अकेडमी में एक टीचर के तौर पर ट्रांसफर किया गया, और जो भी स्टूडेंट उसे अच्छा लगता है वो उसे अपने लैब में बुलाता। हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि हमें कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन कर्ट का तो वहाँ रेगुलर आना जाना था। वैसे तो स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड है, कुछ देख नहीं सकता, पर अपनी आंखों पर उसने किसी तरह के स्पेशल ग्लासेस लगा रखे हैं जिससे वो आसपास की हर एक चीज को देख पाता है। दूसरी तरफ यहाँ कर्ट के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर स्ट्रॉन्ग आया हुआ कर्ट से मिलने के लिए। दरअसल उसकी मॉम ने ही इन्हें बुलाया ताकि वो ये जान सके कि आखिर उनके बेटे को हुआ क्या है। जिसके बाद स्ट्रॉन्ग कर्ट के पास आके उसे कहता है मैंने कहा था ना ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम हासिल ना कर सको, बकवास मत करो, मुझे तो वो लड़की भी नहीं मिल पाई क्योंकि हर बार वो लड़का मेरे रास्ते में आ जाता है। उसकी बातें सुनकर स्ट्रॉन्ग उसे समझाते हुए उसके ऊपर किसी तरह का मैजिक यूज करते हुए बोलता है जिसने तुम्हारा हक छीना, क्या तुम उसे बदला नहीं लेना चाहोगे। इधर अकेडमी के अंदर ऑगस्ट शिन और सिसिली के बैठ के मजे ले रहा होता है। बातों बातों में सबको ये पता चलता है कि शिन ने 10 साल की छोटी सी उम्र में ही एक डिमन को मार गिराया था। सबकी होश उड़ जाता है कि भाई क्या ये बंदा, इसने खेलने कूदने की उम्र में डिमंस को मारकर रखा हुआ है। कुछ देर बाद ब्रेक खत्म होने के बाद जब सभी अपने क्लासरूम में वापस जा रहे थे कि तभी शिन को एक नेगेटिव प्रेजेंस फील होती है। उसने जब सामने देखा तो वहाँ पर कर्ट खड़ा होता है जो कि इस वक्त नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। गुस्से में अचानक ही वो सबके ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है जो शिन जल्दी से रोकने की कोशिश तो करता है, पर कर्ट तो अब इतना पावरफुल हो चुका है कि शिन के तो हाथ ही जल जाते हैं, लेकिन वो जल्दी उसे हीलिंग मैजिक से ठीक भी कर लेता है। इधर कर्ट का बिहेवियर बिल्कुल ही अजीब हो चुका था, उसका तो इस वक्त खुद के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है और देखते ही देखते वो सभी के सामने एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ऐसे खतरनाक सिचुएशन को देखते हुए शिन ऑगस्ट से बाकी सभी को ले जाने के लिए कहता है और अब अकेले ही उसे लड़ने का फैसला करता है। ऑगस्ट और बाकियों के पास भी शिन के बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, जिसके बाद शुरू होती है कर्ट और शिन के बीच की भयानक बैटल। और ये तो इतना पागल हो चुका था कि शिन को जान से मारे बिना शांत नहीं बैठेगा। शिन किसी तरह से बचते हुए उसके ऊपर अपने एक नॉर्मल अटैक से शुरुआत करता है और बस इससे ही कर्ट काफी घायल हो चुका था। आज तो मैं तुम्हें मार के ही छोड़ूंगा, अब तुम मुझसे नहीं बचने वाले। उसकी बातें सुनकर शिन खुद हैरान हो जाता है क्योंकि उसने सुना था कि डीमंस कभी बात नहीं करते, पर कर्ट तो पूरे होशो हवास में बात कर पा रहा है। इसी तरह थोड़ी देर तक और लड़ने के बाद उसे समझ में आता है कि असल में अभी कर्ट पूरी तरह से एक डीमन नहीं बना, उसे अभी भी रोका
जा सकता है, लेकिन देखा जाए तो अभी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। कर्ट गुस्से के ऐसे स्टेज में पहुंच जाता है कि शिन को तो अब मार के ही छोड़ेगा और एक बड़े ब्लास्ट से सब कुछ उड़ाने के लिए वो एक मैजिकल सर्कल क्रिएट करता है। लगातार अपने अटैक्स करके उसे रोकने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन कर्ट के इस डिमोनिक पावर के सामने इन सबका कोई फायदा नहीं। आखिर में अपने शिन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय कर्ट को पूरी तरह से खत्म करने के, क्योंकि हालात यहाँ कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुके हैं। वो अपनी एक मैजिकल स्वॉर्ड निकालकर कर्ट के सर को काट के बीच से अलग ही कर डालता है। एक झटके में यार शिन ने उसे मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अब इस बात से वो काफी दुखी भी था और खुद से कहता है आज तक मैंने किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन आज मुझे अपने इन हाथों से अपने क्लासमेट को मारना पड़ा। थोड़ी देर बाद अब बाकी सभी वापस आते हैं। किसी को भी यकीन नहीं होता कि शिन ने एक डीमन को खत्म कर दिया। ऑगस्टो से कहता है अब ये बात काफी आगे बढ़ने वाली है, हम इसे लोगों से छुपा नहीं सकते। ये हमारे पूरे हिस्ट्री का वो दूसरा इंसान था जो कि एक डीमन ने बदला और तुमने तो इसे ऐसे ही मार डाला। रॉयल गार्ड्स के आने पर ऑगस्टो ने बताता है कि डीमन को मारने वाला और कोई नहीं मर्लिन वॉलफोर्ड का ग्रैंडसन शिन वॉलफोर्ड है। दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग को दिखाया गया जो कि कहता है आखिरकार मेरा एक्सपेरिमेंट सफल हुआ, अब मैं इस किंगडम की तबाही के एक कदम और करीब आ चुका हूँ। असल में स्ट्रॉन्ग यहाँ मैजिक अकेडमी के पास की बिल्डिंग पर खड़ा शिन पर नजर रख रहा था। मुझे एक बात बताओ, किसी के लिए भी डिमोनॉइड बनना इतना आसान है क्या? असल में जो भी इंसान डीमन बदलता है उसे डिमोनॉइड कहा जाता है। शिन के पूछने पर बाकी सभी स्टूडेंट्स उसे बताते हैं कि पहली बार जब एक इंसान डिमोनॉइड बना था तो वो काफी हाई लेवल का मैजिशियन था जिसका उसे खुद की पावर्स के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल ही नहीं था। और देखा जाए तो कर्ट का डीमन बदलना कोई नॉर्मल बात नहीं, क्योंकि वो तो भी एक मैजिक स्कूल में ही था, सभी की तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट ही था। क्या ऐसा हो सकता है कि डीमंस को कोई आर्टिफिशियली बना सके? क्योंकि मेरे दादाजी ने बताया था कि जब कोई इंसान डीमन बनता है तो वो अपने सारे होश खोकर बस चिल्लाता ही रहता है, लेकिन कर्ट तो मुझसे लड़ते वक्त बात कर पा रहा था और थोड़ा होश में भी था। ऐसा लगता है कि शायद वो किसी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, पर किसी को भी शिन की बातों पर उतना कोई यकीन नहीं होता और न ही कोई इस पर ज्यादा ध्यान देता है। अब जब ये सारी बातें बताने के लिए शिन अपने दोस्तों के साथ घर पहुंचा तो देखता है कि अंकल डिस भी यहाँ है। असल में बात यह है कि शिन ने एक डिमोनॉइड को मार गिराया, इसलिए उसके अंकल डिस उसके दादू और दादी को बताने आए थे कि शिन को फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट का इनाम मिलेगा। वो भी खुद सुनकर हैरान था और पूछता कि भला अब इसकी क्या जरूरत। साथ ही उसके दादाजी भी इस बात से खुश नहीं होते क्योंकि वो नहीं चाहते कि शिन को किसी भी पॉलिटिकल मामले में डाला जाए। तो अंकल डिस उन्हें कहते हैं तुम दोनों तो जानते ही हो सालों पहले जब एक डिमोनॉइड आया था तो पूरा शहर खत्म होने के कगार पर आ चुका था, और अभी के हालातों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसा दोबारा भी हो सकता है। लोगों तक ये बात पहुंच गई है कि एक बच्चे ने डिमोनॉइड को हराया। आपके ग्रैंडसन ने वो किया है जो आज से आपने काफी सालों पहले किया था, और आपको भी इसके लिए अवार्ड तो मिला ही था, इसलिए हम लोगों को भी शिन को एक अवार्ड देना चाहिए, नहीं तो लोगों के बीच बात बिगड़ सकती है। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन याद रखना अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो हमें शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। जिस पर डिस खुद मेरिलिन के सामने जो कोई प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। सबके ये देख कर होश उड़ जाते कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। किंग ने तो शिन के दादाजी के सामने अपना सर झुका लिया। इसके बाद सीधा अगले दिन का सीन दिखाया गया जहाँ पर शिन जब इन दोनों के साथ स्कूल जा रहा था तो आसपास की सारी लड़कियां बस उसके बारे में ही बात कर रही होती हैं। देखो ये तो वही है जिसने डिमोनॉइड को हराया था। शिन की पॉपुलैरिटी तो भाई अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि स्कूल में आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स बस उसके ही ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते थे। उनका टीचर भी सोचे पड़ जाता कि भाई अगर सबके सब शिन के ही ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे तो बाकी के ग्रुप्स का क्या होगा। इसलिए वो यहाँ पर एक शर्त रखते हुए सभी से कहता है कि जो भी स्टूडेंट डायमेंशन मैजिक का सही यूज कर पाएगा सिर्फ वही शिन के ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है। दूसरी तरफ इधर अंकल डिस को दिखाया गया जो कि अपने दो मिनिस्टर्स को उस डिमोनॉइड के बारे में इन्हें बता रहे होते हैं, जहाँ इन्हें भी अभी लगता है कि उन डिमोनॉइड्स को कोई आर्टिफिशियली बना रहा है, और क्योंकि शिन का भी शक अब इसी चीज पर है तो वो इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन का फैसला करते हैं ये देखने के लिए कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। इधर एकेडमी के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर शिन के ग्रुप में दो नए मेंबर्स को ज्वाइन किया गया है, बीन और ओलिविया। ये दोनों ही टीचर के सारे टेस्ट को पास करके शिन के ग्रुप में आए हैं। जहाँ बीन की फैमिली पूरे शहर में पावरफुल वेपन्स बनाने के लिए मशहूर है, वहीं ओलिविया की फैमिली का खुद का एक वर्ल्ड फेमस रेस्टोरेंट है। शिन बीन से पूछता है क्या तुम मेरे लिए एक वेपन बना सकते हो? अरे नहीं नहीं, मैं इतना कोई प्रोफेशनल नहीं, मुझे तो बस थोड़ा बहुत ही आता है। वैसे भी यार तुम्हारे वेपन्स ने तो एक डिमोनॉइड तक को मार दिया था, इसलिए उसके साथ छेड़छाड़ करना मेरे बस की बात तो नहीं। तो शिन कहता है कि चिंता मत करो, वो बस एक रेगुलर स्वॉर्ड है जिसके ऊपर मैंने कुछ मैजिक स्पेल्स यूज किए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कम से कम तो इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स करके इसे और पावरफुल बनाओ। शिन के थोड़ा बहुत और समझाने के बाद फाइनली बीन इसके लिए मान जाता है। दूसरी तरफ दिखाया गया कि दो इन्वेस्टिगेटर्स को ये पता चला है कि कर्ट डिमोनॉइड बनने से पहले मिस्टर स्ट्रॉन्ग से मिला था, इसलिए वो लोग अब शाम के टाइम पे जांच पड़ताल करने के लिए स्ट्रॉन्ग से मिलने आते हैं और उससे पूछते हैं कि फिर तुमसे खराब हुई। हाँ वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरी फैमिली की लीडरशिप से निकाल दिया गया था और मैंने अपनी आंखें तब खोई जब मेरी फैमिली के ही एक मेंबर ने मुझे मारने की कोशिश की। वैसे हमने सुना था कि तुम काफी सारे स्टूडेंट्स को अपने घर बुलाते थे, इसके पीछे क्या वजह है? तो स्ट्रॉन्ग उन्हें बताते कि मैं एम्पायर से हूँ, इसलिए मुझे यहाँ अच्छे रिजल्ट्स लाके दिखाने थे। और तो और मेरे साथ काम करने पर मेरे स्टडी ग्रुप के सही बच्चों की मैजिक एबिलिटीज काफी बढ़ गई थी। लेकिन कर्ट के बारे में मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था कि वो ऐसा रास्ता चुनेगा। इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि अगर ऐसा है तो हमें आपकी मदद चाहिए। हम लोग किसी स्पेशलिस्ट को ढूंढ रहे हैं जो ये पता कर सके कर्ट डिमोनॉइड कैसे बना। इसके कुछ देर बाद वो दोनों इन्वेस्टिगेटर्स स्ट्रॉन्ग को अपने साथ किसी दूसरे इंसान के पास ले जाने लगते हैं, लेकिन असल में तो इस स्ट्रॉन्ग को यहाँ तक लाने की एक साजिश थी, क्योंकि जैसे ही वो ग्राउंड में आता है तो सारे सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं। महाराज ने जब हमें उस डिमोनॉइड के बारे में पता लगाने के लिए ऑर्डर दिया था तब उन्होंने हमें किसी को भी उस डिमोनॉइड का नाम बताने से मना किया था, क्योंकि एक टॉप सीक्रेट है, ताकि उससे इसकी फैमिली बदनाम ना हो। लेकिन तुम्हें तो किसी के बिना बता ही पता चल गया कि कर्ट ही डिमोनॉइड था, और अब पकड़े जाने के बावजूद स्ट्रॉन्ग और हंसता ही है और सभी के सामने वो इस बात को कबूल कर लेता है कि हाँ वो मैं ही हूँ जिसने कर्ट को डिमोनॉइड बनाया। जो सुनते ही अब सारे सोल्जर्स एक साथ ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। दूसरे तरफ शिन और उसके सारे दोस्तों को दिखाया गया जो घर की तरफ ही जा रहे थे, लेकिन अचानक तभी एक बड़ा ब्लास्ट
होता है और वो देखते हैं कि सामने स्ट्रॉन्ग खड़ा है। ऑगस्ट से पूछने पर शिन को भी कंफर्म हो जाता है कि यही है मिस्टर स्ट्रॉन्ग। तभी इन्वेस्टिगेटर सबको उसकी असलियत बताते हुए सभी को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन शिन को जैसे ही पता चला कि कर्ट को इसी ने डिमोनेट बनाया था तो वो गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे सीधा उसके ऊपर अटैक ही कर देता है। स्ट्रॉन्ग ने भी उससे बचने की कोशिश तो की, लेकिन यार शिन की स्पीड कुछ ज्यादा ही है। वो किसी तरह शिन के अटैक से बचते हुए हवा में उड़ने लगता है और उससे कहता है, अरे ये क्या, वाइज मैन के ग्रैंडसन को तो फ्लोटिंग मैजिक भी नहीं आता। अचानक तभी शिन इतने तेजी से ऊपर की तरफ कूदते हुए अटैक करता है कि स्ट्रॉन्ग को तो बचने का मौका भी नहीं मिलता और अगले ही सेकंड उसकी आंखों पर लगा हुआ वो छोटा सा मास्क हट जाता है, जहां अंदर से उसकी आंखें पूरी तरह रेड होती है। वैसे भी तुम लोगों को तो समझ नहीं आया होगा, लेकिन शिन को ये अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि स्ट्रॉन्ग भी एक डिमोनॉइड ही है, पर पूरे होशो हवास में। मैं इंसानों से अब काफी ज्यादा ऊपर आ चुका हूँ, तुम इंसान तो मेरी जूते के बराबर भी नहीं। जो सुनकर शिन काफी गुस्से में इस बार अपना फाइनल अटैक ब्लू फ्लेम्स का यूज करता है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। स्ट्रॉन्ग ये देख के उसका और मजाक उड़ाने लगता है, क्या हुआ बच्चे, चुप गए क्या? लेकिन यार असल में तो शिन ने यहाँ पर कुछ और ही किया है। आसमान में एक काफी बड़ा मैजिकल सर्कल क्रिएट होने लगता है और उसके पूरा बनते ही बहुत सारे अटैक स्ट्रॉन्ग के ऊपर एक साथ बिना रुके ही बरसना शुरू कर देते हैं। ये मैजिक तो इतना पावरफुल था कि देखते ही देखते कुछ सेकंड्स में स्ट्रॉन्ग का पूरा नामो निशान ही मिट जाता है। इसके अब कुछ देर बाद शिन सर्च मैजिक से उसे ढूंढने लग जाता है कहीं वो जिंदा तो नहीं बच गया, लेकिन क्योंकि वो उसे कहीं भी नहीं मिलता तो उसे लगा कि शायद स्ट्रॉन्ग सच में खत्म हो चुका है। इतने में वहाँ कुछ हाई कमांड के लोग भी आते हैं जो कि और कुछ करने तो नहीं बस शिन की तारीफ करने आए थे। उनके पूछने पर शिन बताता है कि मैंने सनरेज को हीट रेज में कन्वर्ट करके अटैक किया था, और मेन बात यहाँ पर यह है कि शिन ने सन की एनर्जीज का इस्तेमाल किया है, जो कि अच्छे मैजिशियंस की बस की बात नहीं होती। दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग को दिखाया जाता है, हाँ ये अभी जिंदा है। किसी तरह शिन के अटैक से बचने के लिए पहले ही वो वहाँ से गायब हो गया था। लगता है मैंने उस लड़के को काफी कमजोर समझ लिया, पर आगे से अब मुझे ध्यान रखना होगा कि वो मेरे काम के बीच में दखल न दे। अगले दिन जब सारे लोग शिन के घर पर थे तो उसकी दादी मारिया से पूछते कि शिन और सिसिली के बीच में कुछ चल रहा है क्या। तो मारिया बताते कि हाँ सिसिली शिन को पसंद करती है, लेकिन वो लोग डेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसने अभी तक खुद अपनी फीलिंग्स रियलाइज ही नहीं की। बचपन से उसे अब तक काफी लड़कों ने प्रपोज किया है, लेकिन उसने किसी को भी भाव नहीं दिया। बेचारी इतनी भोली कि उसे प्यार का सही मतलब ही नहीं पता। कुछ देर बाद जब शिन अपनी स्वॉर्ड देखने वर्कशॉप की तरफ जा रहा होता है तो काफी सोच में डूबा हुआ था। ऑगस्ट के पूछने पर शिन बताता है कि मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग अभी जिंदा है, क्योंकि जब मैंने ये अटैक स्कर्ट पर किए थे खुले आसमान में तब वहाँ पर कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो ब्लास्ट स्ट्रॉन्ग ने खुद किया था ताकि हमें कुछ पता न चले। इस पर ऑगस्ट से कहता है, वहाँ तुम्हें जो भी वेपन पसंद है तुम ले सकते हो, हम लोग तुम्हें वो दिलाएंगे, क्योंकि अगर सच में स्ट्रॉन्ग जिंदा है तो तुम्हारे अलावा उसे कोई और नहीं मार सकता। इसके बाद जब ये सब बीन के वर्कशॉप में उसके डैड के पास उससे मिलने पहुंचे तो वो कुछ काम में लगा होता है, इसलिए बीन के ऊपर चिल्ला देता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेकिन जैसे ही ऑगस्ट को उसने अपने सामने देखा तो खुद अपने घुटनों पे बैठ के उससे माफी मांगने लगता है। तो ऑगस्ट उन्हें बताता है कि यह शिन वॉलफॉर्ड वाइज मैन मर्लिन का ग्रैंडसन, और आपको इसके लिए एक पावरफुल वेपन तैयार करना है। ये सुनकर तो बीन के डैड हैरानी हो गए, क्योंकि उन्हें याद आ जाता है कि ये तो शिन है जिसने डिमोनेट को हराया था, और वो खुशी खुशी उसके लिए वेपन बनाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ एम्पायर के इंपीरियल कैसल के अंदर दो लोगों को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ जेस्ट नाम का ये आदमी दूसरे को बता रहा था कि किंगडम के अंदर मेरा एक स्पाई है। उसी से मुझे खबर मिली है कि हाल ही में कुछ डिमोनॉइड्स ने किंगडम में अटैक किया है। अच्छा ऐसी बात है, फिर तो किंगडम पर कब्जा करने के लिए हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इधर वर्कशॉप से बाहर आने पर शिन सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर देखता है, जहाँ पर काफी सारी एक्सेसरीज मिलती हैं। वो सोच रहा था कि क्यों ना वो सिसिली के लिए भी कुछ ले ले, लेकिन नीमन अपने सपने से जाने लगी कि कहीं शिन उसे रिंग तो नहीं देने वाला। ये बात को आगे बढ़ाने के लिए कुछ रोमांटिक आइटम, पर शिन तो यार सोच रहा था कि वो किसी मैजिकल वेपन को लेकर उसके ऊपर अपना डिफेंस मैजिक कर दे। इस वर्ल्ड में आने के बाद इसे मैजिक के अलावा और कुछ सोच ही नहीं रहा। बेचारी सिसिली के सपने भी तोड़ दिए इसने। कुछ देर बाद जब वो दोनों शॉप में जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारी रिंग भी मिल रही है, इसलिए मौका न गवाते हुए फाइनली वो उसे एक रिंग लेकर पहना देता है। माहौल तो यहाँ ऐसा बन चुका है कि जैसे दोनों की एंगेजमेंट चल रही हो। इसके बाद सीधा अवार्ड सेरेमनी वाले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिन को अवार्ड देने के लिए बुलाया होता है। शहर के काफी सारे लोग भी इस अवार्ड सेरेमनी में आए हुए थे। किंग उन्हें बताता है कि मैंने अपने दोस्त वाइज मैन मर्लिन से एक प्रॉमिस किया था कि कभी भी मैं शिन को पॉलिटिक्स या मिलिट्री के साथ जोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर उनसे मेरा ये वादा टूटेगा तो वो लोग सिटी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, इसलिए आप सभी लोग भी इस बात का खास ध्यान रखें। सेरेमनी खत्म होने के बाद जब मारिया, शिन और सिसिली स्कूल जाने के लिए बाहर निकलते हैं तो यहाँ काफी सारे लोग शिन को देखने के लिए खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। अवार्ड मिलने के बाद तो शिन की पॉपुलैरिटी आसमान छू चुकी है, तो लोगों की भीड़ से बचने के लिए शिन को टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्लास में आने के बाद वो सभी से कहता है, किंगडम के हालात देखते हुए मैं चाहता हूँ कि तुम सबको मैजिक में लेवल अप करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि नौबत यहाँ तक आ जाए कि हमें अपने लिए खुद लड़ना पड़े। लेकिन अब इससे पहले कि मैं तुम लोगों को मैजिक सिखाना शुरू करूं, पहले मुझे ये देखना होगा कि आखिर तुम लोग किस लेवल पर हो। शिन मैजिक से रिलेटेड अपने ज्ञान की सारी बातें उन्हें बताता है, लेकिन क्योंकि अब वो काफी लेवल में ऊपर जा चुका है तो किसी को भी उसकी बातें समझ ही नहीं आती। सबको ध्यान में रखते हुए वो ये तय करता है कि वो इन्हें बिल्कुल शुरुआत से मैजिक सिखाएगा। साथ ही शिन उन्हें अपने मैजिक का एक छोटा सा नमूना भी दिखाता है। उसके इस छोटे से मैजिक में भी इतनी ताकत थी कि सबके यहीं पर फट के चार हो जाती है। अगर तुम लोग इतने से मैजिक को भी कंट्रोल नहीं कर पाए तो आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हम लोग अब से रोज प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग को दिखाया गया जो कि अभी एम्पायर में है और जख्मी होने की वजह से हॉस्पिटल में इस वक्त एडमिट है। उसके साथ एक लड़की बैठी होती है जिससे वो कहता है, शायद हमारे एम्पायर में वॉर की तैयारी चल रही है, इसका मतलब जेस्ट ने अच्छा काम किया है, और वो जोर जोर से हंसने लगता है। इधर जब शिन मैजिक की प्रैक्टिस के लिए सबको लेकर अपने घर आया तो उसके दादाजी पूछते हैं कि बोला तुम इस गेट से क्यों आए, तो कहता है कि अब मैं क्या ही बताऊं, कुछ ज्यादा ही फेमस हो चुका हूं मैं। शिन जब मर्लिन को सब बताता है कैसे उसने इन सबको मैजिक सिखाने का फैसला किया है तो मर्लिन सभी के सामने टेलीपोर्टेशन गेट का यूज करके दिखाता है, क्योंकि अब तक सबको ये लग रहा था कि सिर्फ शिन ही ऐसे मैजिकल पावर्स का यूज कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कहता है कि अगर तुम लोग चाहो तो शिन जैसी पावर्स हासिल कर सकते हो।
हो, बस तुम्हारा फोकस और मैजिक कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। कुछ देर बाद पता चलता है कि मर्लिन यानी कि शिन के दादू ने सभी को एक गेट मैजिक इसलिए करके दिखाया था ताकि लोग उसे अलग नजरिए से न देखें, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो ऐसा ही सोचते हैं कि शिन उनमें से एक है भी या नहीं। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिन का वेपन अब बन चुका है। वो जब अब उस स्वॉर्ड में लगे एक बटन को प्रेस करता है तो उसमें से एक ब्लेड निकल के अलग हो जाती है, क्योंकि ये वेपन खास सिर्फ शिन के लिए ही बनाया गया है। ऑगस्ट तब उससे पूछता है कि मैं तुम्हारे जैसे वेपन्स का अपनी आर्मी में यूज कर सकता हूँ, इससे काफी कम खर्चे में एक अच्छी स्वॉर्ड बन जाएगी, इससे खर्चा भी कम होगा और स्वॉर्ड्स भी बन जाएंगे। हमारे किंगडम को अभी इसकी काफी जरूरत है, क्योंकि शायद जल्द ही एक बड़ी वॉर शुरू होने वाली है। ये सुनकर जब अब सब कोई ऑगस्ट से इस बारे में